इस चैप्टर में हम लोग का न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हम लोग का मेनली से नर्व से रिलेटेड इस बारे में हम लोग को पढ़ना रहेगा। कहने का मतलब क्या कि कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं ना, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट वर्ड लेकर आया। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या हुआ कि एक साथ, जैसे हम लोग कोई भी काम, जैसे हम लोग नोट्स ही बनाना है तो नोट्स ही बनाना है ना, तो कोऑर्डिनेट रूप में काम करेगा। जैसे आपको बिना कलम के बिना कापी के बिना कोई सब एक दूसरे से अधूरा है। जैसे कलम नहीं रहेगा तो नोट्स नहीं बन पाएगा, कलम रहेगा कापी नहीं रहेगा तभी नहीं नोट्स बन पाएगा। उसी प्रकार से जब हमारे शरीर वर्क करती है तो वो कोऑर्डिनेट रूप में वर्क करती है। कोऑर्डिनेट रूप वर्क करने का मतलब कि हाँ, बहुत सारे ऑर्गन के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको एनसीईआरटी के अनुसार से ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो न्यूरल को हाँ, अभी चलिए, एज यू नो हम लोग जानते हैं कि द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस वर्ड है, इसका मतलब कह रहा है क्या कि जो भी ऑर्गन्स है और ऑर्गन सिस्टम है जो एक दूसरे को सहयोगी करके एक दूसरे से मदद लेके वो अपने पूरे फंक्शंस को करती है, उसी को होम्योस्टेसिस कहा जा रहा है। ठीक है, जो मदद लेना, जैसे लंग्स है तो लंग्स को जब तक अपना ऑक्सीजन हम लोग नहीं देंगे तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आएगा। एटमॉस्फेयर में जब वहाँ पे ग्रेडियंट जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, उसको पिछले चैप्टर का ब्रीदिंग एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, उसको अनुसार से तो ऐसे फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हो। इस अनुसार से चलिए, तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स। जैसे कोऑर्डिनेशन करने का मतलब क्या, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं और कंप्लीमेंट करती है विद फंक्शन ऑफ अब अनदर। एक दो और दो से ज़्यादा ऑर्गन्स, जैसे लंग्स ले लिए, किडनी ले लिए, हार्ट ले लिए। हार्ट और किडनी, देखिए हार्ट और किडनी एक दोनों से रिलेट कर पाती है, लंग्स और हार्ट दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रही है। तो कोऑर्डिनेट दो और दो से ज़्यादा, यानी कि जैसे लंग्स और हार्ट दोनों मिलकर काम करती है, हार्ट और किडनी दोनों मिलकर काम करती है कि नहीं करती काम। तो ये एक प्रकार का क्या ऑर्गन्स ही तो है, ऑर्गन सिस्टम ही तो है, यह है क्या अपने आप में। तो ये सब क्या करती है काम, एक दूसरे से टू और मोर ऑर्गन्स, और ज़्यादा भी ऑर्गन्स होंगे, ज़्यादा भी ऑर्गन्स रहते हैं। ब्लड वेसल्स, इसको में आप कैपिलरी लेकर आ जाते हैं, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी क्या है, तो तीनों आ जाएंगे, आर्टरी, कैपिलरी, वेंस। ठीक है, तो इस तरीक़ा से कहा जा रहा है। ठीक है, टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट और कम्प्लीमेंट फंक्शंस ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल वेन बी फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज टू मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग द मस्कुलर एक्टिविटी। अब जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा स्थिति में मस्कुलर एक्टिविटी को हम लोग वर्क करते हैं। जब मस्कुलर एक्टिविटी जब वर्क करती है, जब मस्कुलर एक्टिविटी वर्क करेगी, जैसे कहने का मतलब कि ऐसा आप बैठ के खाली पढ़ रहे हो, हम इसी जितना देर आप पढ़े हो अभी तक के, उतना देर हम आपको दौड़ने के लिए कह देंगे। वैसा स्थिति में एनर्जी किस में ज़्यादा रिक्वायर होगा, दौड़ने वाले में ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायर होगा। तो फिजिकली जब हम लोग ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायर होती है, जब फिजिकली हम लोग ज़्यादा की एनर्जी का रिक्वायर होती है, तो ऐसा स्थिति में मसल्स ज़्यादा एनर्जी का डिमांड करती है। जब हमारा मस्कुलर जो फिजिकली जब कोई काम नहीं करते हैं, तो ऐसा स्थिति में हम लोग का जो मसल्स होती है वो लेस एनर्जी का रिक्वायर करती है। तो वही यहाँ पे बात कर रही है कि एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज टू मेंटेन द इंक्रीजिंग मस्कुलर एक्टिविटी। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज। जब इंक्रीज और हम लोग जान गए हैं पहले ही कि एनर्जी ज़्यादा यानी कि ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट ज़्यादा, तो ऑक्सीजन का सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज। हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई क्या कर देंगे सर, बढ़ा देंगे। द इंक्रीज सप्लाई ऑक्सीजन नेसेसिटी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिस्पायरेशंस, वो है जो कि इंक्रीज जब सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को नेसेसिटी से, तो हम लोग को क्या है वो रिस्पायरेशन भी इंक्रीज हो जाती है, जो कि पिछले हम लोग चैप्टर ही हम लोग पढ़े हैं। जैसे हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाना ब्लड वेसल्स में। वेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज को स्टॉप करते हैं एक्टिविटी, जैसे नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न्स टू देयर द नॉर्मल कंडीशन। कहने का मतलब कि हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी फिजिकली वर्क करते हैं, तो ऐसा स्थिति में हम लोग को एनर्जी का ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, रिस्पायरेशन ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है, लंग्स है, हार्ट है, वो सब काफ़ी ज़्यादा काफ़ी फास्ट काम करने लगती है। और उसी चीज़ को यदि हम लोग नॉर्मली छोड़ देते हैं तो फिर से वो लोग अपने आप में नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, दस द फंक्शन ऑफ द मसल्स। फंक्शन ऑफ द मसल्स कहें तो, फंक्शन ऑफ मसल्स कहें तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। कोई भी यदि जो हम लोग यहाँ पे पिन चुभता है तो ये तुरंत मैसेज को कैरी करते हैं, डेट इज द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू ही वो मसल्स को वहाँ तक के लेके जाती है मैसेज को। ठीक है ना, तो मसल्स कहाँ थे हम लोग, द फंक्शन ऑफ द मसल्स, लंग्स, हार्ट, किडनी,
blood vessels, another organs coordinate while the performing the physical exercise। ये सब जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट के रूप में काम करती है, एक दूसरे को सहयोग, एक दूसरे को मदद करते हुए वो काम करते हैं। इन आवर बॉडी, हमारा बॉडी का न्यूरल सिस्टम होते हैं और इंडोक्राइन सिस्टम और इक्सोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कि जिसके पास डक्ट होती है। इंडोक्राइन सिस्टम होते हैं जिसके पास डक्ट नहीं होती है। इंडोक्राइन वो होते हैं जिसके पास डक्ट नहीं होती है। इक्सोक्राइन वो होते हैं जिसके पास डक्ट होते हैं। लिख दे क्या, इक्सोक्राइन और इंडोक्राइन होते हैं, ठीक है। तो इक्सोक्राइन उसको कहेंगे जिसके पास डक्ट होंगे, डक्ट इसको पास होगा, इसको पास डक्ट, इंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होगा। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, उपस्थिति की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ठीक है, डक्ट कहने का मतलब कि जैसे कोई भी जो कि इसको डायरेक्ट ब्लड में ना मिला पाए, तो जैसे ये ब्लड वेसल्स है और ये कोई सिस्टम है, ठीक है ना, तो इसको पास ये डक्ट है, ये डक्ट के थ्रू यहाँ पर पहुँचाया। अब कोई हर ऐसे हैं सिस्टम जो डायरेक्ट ब्लड में ही रिलीज आउट कर रही है, ठीक है। तो वैसा स्थिति में ये हो गया। तो जितने भी इंजाइम्स ये सब हैं वो सब सब इक्सोक्राइन है, और जितने भी हार्मोन्स हैं वो सब इंडोक्राइन है, वो डायरेक्ट रिलीज होती है ब्लड में, ठीक है। चलिए, फिजिकली हो गया सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेटेड ऑल एक्टिविटीज, सभी इंटीग्रेट करने की एक सब एक दूसरे के साथ में काम करती है। ऑल एक्टिविटीज सो दैट द फंक्शंस इज सिंक्रोनाइज्ड मैनर। सिंक्रोनाइज्ड मैनर कहने का मतलब कि एक सीक्वेंस के मैनर, जैसे हम लोग खाना ही लेते हैं तो पहले दाल लें, फिर चावल लें, फिर चोखा लें, फिर सब्जी लें, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा। ये सिंक्रोनाइज्ड मैनर थोड़ी हुआ, पहले चावल लिया, फिर दाल लिया, फिर सब्जी लिया, फिर पानी तो सबसे पहले। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस के रूप में तो ये जो होते हैं सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करते हैं। ये नहीं कि किडनी का काम पहले था तो वो पहले लंग्स काम कर रहा है, फिर हार्ट काम कर रहा है, फिर किडनी, फिर ब्लड वेसल्स, ऐसा नहीं। वो एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, एक लगातार मैनर में, एक जैसा उसको जरूरत है उस मैनर में, ठीक है। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट। जो न्यूरल सिस्टम होती है वो कुछ भी मैसेज को प्रोवाइड कैसे करती है? पॉइंट टू पॉइंट करती है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करती है, क्विक कोऑर्डिनेशन करती है, क्विक मतलब तुरंत कोऑर्डिनेट करती है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करने का मतलब कि जैसे न्यूरल कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं? ये न्यूरॉन्स की बात कर रही है, ठीक है, इस तरीक़ा से, ठीक है। ओहो, ठीक है, ये सिनेप्टिक नॉब हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ ही रहा होगा। डेंड्राइट्स को मैं रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये साइटोन हो गया, यहाँ पे माइलिन से थोड़ा डिपेंड कर दीजिए थोड़ा जल्दी में। ये एक्सोन हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग वन शॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये सिनेप्टिक नॉब हो गया। तो पॉइंट टू पॉइंट कहने का मतलब कि ये डेंड्राइट्स है, तो फिर इसको यहाँ पे एक नर्व एंडिंग और है, ये नर्व एंडिंग होती है, ठीक है, नर्व एंडिंग होती है, समझ में आ रहा है ना? नर्व एंडिंग होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि फिर से ये सिनेप्टिक नॉब यहाँ पे आ गया। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करने का मतलब ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। एक यहाँ पे खत्म हुआ तो यहाँ पे एक दूसरा सटा हुआ, फिर तीसरा यहाँ पे खत्म, चौथा यहाँ पे, एक लगातार रूप में। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइज्ड। आज हम लोग का प्रेयर मिनट से ही है। चलिए, ऑर्गेनिज्म क्योंकि द इंडोक्राइन सिस्टम्स प्रोवाइड्स द केमिकल इंटीग्रेशन। इंडोक्राइन होता है जो कि क्या होते हैं सर? एक्सोक्राइन होते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, लेकिन इंडोक्राइन होते हैं वो केमिकल इंटरेक्शन कराती है, केमिकल्स रहती है, ठीक है। केमिकल कोई भी हार्मोन्स जो रिलीज हो रही होगी वो की बात कर रही है, वो इंटीग्रेशन करती है थ्रू द हार्मोन्स। देखिए कह दिया ना, हार्मोन्स हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन्स, mechanism of the neural coordinations like transmissions, nerves, impulse conductions across the synapse। ये सिनेप्टिक नॉब को ही सिनेप्स कर रहा है। तो कह रहा है क्या कि कोई भी इम्पल्स हम यहाँ से जनरेट किए, मान लीजिए यहाँ पे इम्पल्स जनरेट किए, तो एक न्यूरल से दूसरे न्यूरल से तीसरे न्यूरल, चौथे न्यूरल, पांचवें न्यूरल्स, तो ये सब पढ़ना है। जैसे ये यहाँ पे एक सिनेप्टिक नॉब्स ये है, एक सिनेप्टिक नॉब्स ये है, तो ये दोनों का बीच में केमिकल इंट्रैक्शन होती है,
ठीक है ना। ये केमिकल इंटरेक्शन हो रही थी, यानी कि समझो कि इंडोक्राइन वाला हो रही है, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट हो रही है तो एक्सोक्राइन वाला हो रही है। और ये इंटरेक्शन कर क्यों रही है? मैसेज को कैरी करने के लिए कर रही है, मैसेज को कैरी करने के लिए कर रहा है, इम्पल्स को कैरी करने के लिए कर रहा है, कंडक्शन करने का काम के लिए कर रही है। कोई दिक्कत है? ये बहुत छोटे चैप्टर में हम लोग पहले पेज खत्म कर दिए। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पेज में, ठीक है। न्यूरल सिस्टम्स, सॉरी, neural systems. Neural system, the neural systems all animals is composed highly specialized cells that is called neurons. न्यूरल सिस्टम में जो सबसे हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। बीच कैन डिटेक्ट और रिसीव, बीच कैन डिटेक्ट, हम लोग डिटेक्ट करते हैं और रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्टिमुलाई। विभिन्न प्रकार का, कभी मच्छर काटा तो कैसे हम लोग का स्टिमुलस जनरेट करती है, कभी कोई कस के थप्पड़ मार दिया तो माथा फट गया, तो कैसे कैसे स्टिमुलस, डिफरेंट टाइप्स का स्टिमुलस हम लोग डिटेक्ट करते रहते हैं और वो उसको रिसीव करके डिटेक्ट, मतलब कि डिटेक्ट करते हैं, पहचानती है, उसके बाद रिसीव करती है, उसके बाद उसको ट्रांसमिट करके वो भेज देती है किसको पास, किसको पास भेज देती है? पूरे सिस्टम, ब्रेन्स के पास, न्यूरॉन्स के पास, कि हम लोग उसके पास कैसे एक्शन लेना है, स्पाइनल कॉर्ड के पास। द न्यूरल ऑर्गेनाइज्ड इन वेरी सिंपल लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स बोले तो पोरीफेरा, पोरीफेरा में, पोरीफेरा समझ रहे हो, फिल्म का सबसे छोटा यूनिट लोअर वाला है, जिसको पास, उसको पास सबसे सिंपल होते हैं, उसको पास क्या होते हैं सर? सबसे सिंपल न्यूरॉन्स होते हैं, सबसे सिंपल न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा इज कंपोज ऑफ द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे हाइड्रा के पास कैसा होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ये मैं बता दूंगा, जैसे सबसे सिंपल कब, डेंड्राइट्स कब, ऐसे वाला मैं पूरे पॉइंट्स मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। न्यूरल सिस्टम्स बेटर ऑर्गेनाइज्ड, हाइड्रा इज कंपोज ऑफ द नेटवर्क न्यूरॉन्स, द न्यूरल सिस्टम्स इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इंसेक्ट। लेकिन इंसेक्ट में होते हैं जो कि बेटर होते हैं, अच्छे वाले होते हैं। इंसेक्ट्स में क्या, तो कैसे होते हैं? अच्छे वाले होते हैं। वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ द नंबर ऑफ गैंग्लिया। कह रहा है कि जहाँ ब्रेन्स है, ब्रेन्स के पास उपस्थित होती है जो कि गैंग्लिया होती है और न्यूरल टिश्यू होती है। गैंग्लिया क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ साइटोन या ग्रुप ऑफ एक्सोन, ये दोनों में से कोई एक होते हैं, अभी हम कंफर्म नहीं है, उसको देख लीजिएगा। गैंग्लिया क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ साइटोन, चाहे तो एक ग्रुप ऑफ एक्सोन होते होंगे, ठीक है ना। साइटोन क्या होता है? साइटोन का सेल बॉडी होते हैं, सेल बॉडी को ही साइटोन कहा जाता है। जानते हो ना साइटोन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जानते हो कि नहीं? ये ऐसे हम लोग जब रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो इसी को हम लोग साइटोन कहते हैं। हाँ, इसी को साइटोन कहते हैं, ये चाहो तो इसी सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। ये तो इसको एक्सोन कह रहे थे, ये तो आप देखे कि तो ग्रुप ऑफ एक्सोन चाहे तो ग्रुप ऑफ साइटोन, ये दोनों में से कोई एक गैंग्लिया कहलाती है, ठीक है ना। अभी याद नहीं है। द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम्स। वर्टिब्रेट्स के पास बहुत ज़्यादा, वर्टिब्रेट्स के पास, जो वर्टिब्रेट्स हम लोग हैं उसके पास डेवलप्ड बहुत अच्छे होते हैं न्यूरल सिस्टम, हम लोग पास डेवलप्ड बहुत अच्छे होते हैं। जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उसको पास बहुत सिंपल होते हैं। हाँ, हाँ, बहुत कम मात्रा में भी होते हैं और बहुत सिंपल वो होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। जैसे हम लोग जैसे ऐसे होते हैं, ये एक ऐसे होते हैं जिसको पास सिर्फ डेंड्राइट्स होते हैं, और वो मैं पांचों को एक साथ बताऊंगा, रुकिए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का कि है तो ऐसे पे बताना है, लेकिन थोड़ा सा उसको लास्ट में बता दूंगा। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक CNS, एक PNS। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कितने प्रकार का? दो प्रकार का, ठीक है। CNS, PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स, अब CNS के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो CNS इंक्लूड्स क्या है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको किसको कहते हैं हम लोग? एक ब्रेन को कहते हैं और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। ब्रेन हम लोग समझ ही रहे हो, ब्रेन कहाँ पे है, और नीचे जो वर्टिब्रल कॉलम्स जिसको कहते हैं वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड उसी को कहा जाता है। एंड इज द साइट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टू कंट्रोल, और वही जो जगह है इंफॉर्मेशन को हम लोग को क्या करती है? कंट्रोल करती है। द PNS जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कंप्राइजेज और नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विथ द CNS। कहने का मतलब क्या कि जैसे ये मान लेते हैं कि ये ब्रेन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बनाने का प्रयास मैं करता हूँ। जैसे ये मान लेते हैं क्या सर, ये ब्रेन्स है, ठीक है, ये क्या है? ये ब्रेन्स है, ब्रेन्स है, ठीक है। और ये क्या है? स्पाइनल कोड है, स्पाइनल, पता चल रहा है? पेन लाइए। स्पाइनल
कोड है, स्पाइनल कोड है, ठीक है ना, स्पाइनल कोड है। तो ये स्पाइनल कोड हो गया, और इसमें जितने भी नर्व्स आएंगे सब जुड़ते चले जाएंगे, सब जुड़ते चले जाएंगे। ये सब पीएनएस हो गया, ठीक है, पीएनएस हो गया। ये इसको जो पेंसिल वाला पूरा डायग्राम है ये क्या हो गया सर, सीएनएस हो गया। और ये जो कलम वाला डायग्राम है वो पीएनएस हो गया। दोनों अच्छे तरीके से आपको दिमाग में आ गया, पीएनएस क्या, सीएनएस क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि कंट्रोल करती है पूरे बॉडी को, ठीक है। तो वही बात करने का प्रयास करा। पीएनएस कंप्राइजेज द ऑल नर्व्स, और सभी नर्व्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को एसोसिएट कर देती है किसमें, सीएनएस में, जो कि वो कनेक्ट किससे रहती है, ब्रेन से कनेक्ट रहती है, और वो किससे कनेक्ट रहती है, स्पाइनल कोड से कनेक्ट रहती है। द नर्व्स फाइबर्स ऑफ द पीएनएस आल्सो टू टाइप्स, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट क्या होता है बाबू, जैसे हम लोग को यहाँ पे चूहा, तो ये मैसेज लेके गया ना हमारे ब्रेन के पास, ये यहाँ पे ऐसे चूहा, तो ये पीएनएस में मैसेज किया होगा, ऐसे जैसे ही कट किया, जैसे यहाँ पे कुछ कट हुआ, कट किया, तो ये पीएनएस से ये मैसेज ले गया कहाँ, सीएनएस, सीएनएस से कहाँ ले गया, वो ब्रेन के पास ले गया। तो ये वाला जो काम हो गया, ये काम कर रहा होगा कौन, एफरेंट काम कर रहा होगा, एफरेंट काम कर रहा होगा। तुरंत ब्रेन कहा होगा कि यदि जो मच्छर है तो उसको हटाओ, ये मैसेज आया सीएनएस, सीएनएस से पास आया पीएनएस के पास, तो ये काम जो किया होगा, ये रेड वाला है, जो कि ये कौन सा होगा सर, इफरेंट होगा। बताइए सब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इफरेंट कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। द एफरेंट नर्व्स फाइबर ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यू टू ऑर्गन्स टू सीएनएस। देखिए यहाँ देखिए, ये जो एफरेंट है जो कि टिश्यू के पास देती है, फिर ऑर्गन के पास देती है, फिर वो सीएनएस के पास देती है, सीएनएस जो हम लोग अभी पाथवे किए। एंड इफरेंट फाइबर्स जो ट्रांसमिट करती है, रेगुलेटरी जो करती है इम्पल्स को, वो पहले सीएनएस के पास आती है, फिर वो पीएनएस के पास आती है, पीएनएस के पास आती है, फिर वो ऑर्गन्स के पास आती है, समझ रहे हो, फिर वो ऑर्गन्स के पास आती है। एक का पाथवे ऐसे तो एक का पाथवे ऐसे, एक का पाथवे क्या है, ऑर्गन फिर क्या, पीएनएस, फिर सीएनएस, फिर ब्रेन, ठीक है। ऐसे जब पाथवे जा रही है, ऐसे जब पाथवे जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एफरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एफरेंट कहते हैं। और इसी को पाथवे यदि जो अपोजिट कर देते हैं हम लोग, पाथवे अपोजिट कर देते हैं, तो ये क्या कहला जाती है, इफरेंट कहला जाती है। समझ में आ रहा तो बोलिएगा अच्छे तरीके से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द पीएनएस डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, टू डिविजन्स। सोमैटिक, पीएनएस को आप डिवाइड कर रहे हैं दो भाग में, जैसे सीएनएस को मिलने से दो भाग में कर दिया था, ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब उसी प्रकार से जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में देखिए, तो हम लोग क्या किए थे कि पहले हम लोग बांटे था कैसे कि स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड और ब्रेन, स्पाइनल कोड और ब्रेन में बांटा था, ठीक है। नर्व्स को ऐसे ही बांटे थे, सीएनएस को ऐसे बांट दिए थे, ठीक है, सीएनएस को ऐसे बांट दिए थे। अब पीएनएस को हम लोग क्या बांटे हैं, दो भाग में बांट दिए हैं। ये एफरेंट डिफरेंट क्या है, तो पाथवे है, वो कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो अब पीएनएस को क्या दो भाग में बांट दिया, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक एएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये दो भागों में बांट दिया गया। अब ये दोनों का फंक्शन हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। करने वाला कि ब्रेन हो गया, ब्रेन से दो भाग में, सीएनएस पता चल रहा है नहीं, ब्रेन हो गया, ऐसे क्लासिफिकेशन याद रहेगा तो ज़्यादा याद रहेगा, सीएनएस पीएनएस, ठीक है। सीएनएस को दो भाग, स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड लिख ही देता हूँ पूरा, स्पाइनल कोड और ब्रेन्स, ठीक है। स्पाइनल कोड और ये पूरे नर्व्स के पार्ट है, उसमें स्पाइनल कोड और ब्रेन बट गया। इसको दो भाग में बांट गया, कौन, एसएनएस और इसको एएनएस। इसको दो हम लोग पाथवे भी देख लिए, कौन कौन, एफरेंट और इफरेंट। अभी तक के हम लोग ने इतना ही पढ़ा है। अब एसएनएस और एएनएस के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है क्लासिफिकेशन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द पीएनएस is divided into two parts, SNS और ANS. The somatic nervous systems relay the impulse from the CNS to skeletal muscles. जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने ऐसे कट किया, वो मसल्स स्केलेटल मसल्स के पास मसल्स ले जाती है, ठीक है ना। और व्हील स्केलेटल मसल्स के पास ले गया। व्हील ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होती है वो ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को सीएनएस में, डेट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। एकदम वो ठीक है, एकदम उसी प्रकार से अपोजिट कर दिया खाली। क्या फिर से सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जो कि सीएनएस से मसल्स किसको पास दे दिया, स्केलेटल मसल्स के पास दे दिया। सीएनएस से मसल्स किसको दे दिया, वो स्केलेटल मसल्स के पास, स्केलेटल मसल्स को वो दे दिया, ठीक है ना। ये क्या कौन दिया मैसेज काम कर दिया, एसएनएस काम किया। एसएनएस का क्या काम कर रहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज क्या दे दिया, वो दे दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो मैसेज दे दिया किसको, मसल्स को दे दिया। ये मसल्स जहाँ पे कट गया था, कोई भी जो ऑर्गन था उसको दे दिया। और व्हील और एएनएस का क्या काम रहा कि वो मैसेज को ट्रांसमिट किया, पकड़ा, और वो सीएनएस से वो पकड़ा, सीएनएस से वो मसल्स को मैसेज को वो कैच किया। एएनएस का काम क्या रहा, वो मैसेज को क्या किया, मैसेज को क्या किया, कैच किया, पकड़ा। और वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जो भी हमारे शरीर के इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री होता है, जो हमारे शरीर की इच्छा के अनुसार से चलता है उसको वॉलेंट्री कहते हैं, और जो हमारे शरीर की इच्छा से नहीं चलता उसको इनवॉलेंट्री कहते हैं। तो जो भी इनवॉलेंट्री था, जो हमारे शरीर की इच्छा से नहीं चल रहा था, उसको पास गया और स्मूथ मसल्स को दे दिया, ठीक है ना, स्मूथ मसल्स को, डेट इज कॉल्ड एसएन। अब समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। एसएनएस का क्या काम है बाबू, सीएनएस से मैसेज को पकड़ना और स्केलेटल मसल्स के पास चले जाना, और स्केलेटल मसल्स से वो उस जो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हमारी इच्छा के अनुसार से काम नहीं कर रही होती है उसको कंट्रोल रख करना, उसको मैसेज देना, उससे मैसेज को रिसीव करने वाला काम करना है किसको, एसएनएस को। एसएनएस को किसको, इनवॉलेंट्री जो मसल्स है उसको पर वो काम करती है, उसको एसएनएस कहेंगे। अब बात एसएनएस, हाँ एएनएस नहीं, एसएनएस, बार बार बोल रहे हैं एसएनएस। अब फंक्शन पढ़ते हैं एएनएस का, समझ में आया तो बोलिएगा। एसएनएस फिर से समझिए, सीएनएस से मसल्स को स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल से वो सीधे चला गया इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के पास, ऐसे याद रखें, उसको हम लोग कहेंगे एसएनएस। अब एएनएस की बात करते हैं, एएनएस की बात, और एएनएस को बात करते हैं। इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू दो पार्ट, पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। और इसको अब है जो कि क्लासिफिकेशन कर दिया है, एएनएस को अब दो भाग में बांट दिया, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो सिंपैथेटिक क्या होता है, जो पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, चलिए मैं उसको तो आसानी से मैं समझा दूंगा, लेकिन समझा दो वही क्या। पारासिम्पैथेटिक वो होते हैं जो जैसे कुत्ता होता काटा, कुत्ता होता काटा, तो हम लोग को उसमें बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उसमें काफ़ी तेज़ दौड़ने लगते हैं, डेट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक, डेट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक। चलिए, तो आँख हम लोग को जब कोई कुत्ता उत्ता रगड़ता है तो हम लोग का पूरा आँख को डायलेशन हो जाना, पूरा तेज़ी से भागने लगना, पूरा एक्टिवनेस हो जाना, ये है सिंपैथेटिक। और इसका जैसे अभी हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में बैठे उठे हुए, हाँ वो एड्रेनलिन हार्मोन्स भी उसी समय निकलते हैं, तो वो हार्मोन्स के है तो है, लेकिन वो काम कौन सा नर्व्स करवा रही है, एएनएस में, एएनएस का नर्व्स काम करवा रही है, उस प्रोसेस को पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक कहलाएगी, ठीक है ना। और ऐसे हम लोग जब नॉर्मल पोजीशन में बैठे हुए तो डेट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान में अभी हटा हुआ है, ठीक है, तो देख लीजिएगा उसको अनुसार से कोई इतना, लेकिन है इसी तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। Visceral nervous system is the part of the peripheral nervous systems that comprises the whole complex body. Visceral nervous organ system, अब visceral nervous का बात किया जा रहा है, तो is the part of the peripheral nervous system that comprises the whole complex of the nervous fibers, ganglia और plexus। देखिए गैंग्लिया बड़े यहाँ पे आया ना, गैंग्लिया बड़ा है ना, तो ये तीनों का डिफिनेशन भी मेरे को बताना है। फाइब्रस, गैंग्लिया, प्लेक्सस, विच इज इम्पल्सेस फ्रॉम द ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब जाती है टू विसरल, और फ्रॉम द विसरल टू द ऑर्गन्स सिस्टम्स, वही सब एक दूसरे से कि विसरल से सेंट्रल से जाएगा तो क्या होगा, सेंट्रल से नॉर्मल पर जाएगा तो क्या होगा, एक सबका एक सिस्टम का, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, विसरल नर्वस सिस्टम। ऐसे हम लोग देखा जाए तो विसरल नर्वस सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ लेने की क्या है, ये तीनों का मतलब क्या होता है, तो गैंग्लिया और प्लेक्सस, एक इसको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को ग्रुपिंग करना होता है, इसको में साइटोन या एक्सोन वाला जो जखनी दिक्कत था वही वाला फिर अभी यहाँ पे दिक्कत ही रह रहा है कि साइटोन या एक्सोन का कोई का ग्रुपिंग का ये कहा जाता है, गैंग्लिया कहा जाता है, ठीक है। और विच इम्पल्स, ये सब लिखते जाइए, जो मैं बाद में बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ वो एक बार देखते चलिए। पारा सिंपैथेटिक हो गया था, और सिंपैथेटिक हो गया था, और ये गैंग्लिया हो गया था, गैंग्लिया,
ठीक है ना। ऐसा सब मैं लास्ट में इसको क्लियर करूँगा, ठीक है। फ्रॉम द विसरल नर्वस सिस्टम्स, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्यूरॉन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल और यूनिट ऑफ द न्यूरॉन्स, न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन्स बोलते हैं एक छोटे सा यूनिट नर्वस सिस्टम का, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल, उसका क्या फंक्शन है, कैसे फंक्शन करती है नर्वस सिस्टम में, वो अब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। न्यूरॉन्स इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। न्यूरॉन्स का है कि नर्वस सिस्टम में एक छोटे से यूनिट को न्यूरॉन्स कहा जा रहा है, तो वो बहुत छोटे होंगे क्योंकि हमारा शरीर इतना बड़ा, उसको में एक छोटे से यूनिट तो कितना छोटा हो सकते हैं वो समझ सकते हैं हम लोग। तो वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। समझ में आ रहा है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि कंपोज 3 लेयर से होती है। किसका, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन। अब इसको हम लोग को थोड़ा सा डायग्राम बनाना बहुत जरूरी हो गया है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। इस तरीका का, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स बोला है, तो देखिए पहले जो 3 पार्ट्स बोला है, एक ये क्या है सर, साइटोन हो गया ये, ठीक है। आराम से आराम से, ये साइटोन हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सोन हो गया, एक्सोन हो गया, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स हमने दिखाने का, साइटोन को ही सेल बॉडी भी कहा जाता है, इसी को हम लोग सेल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। इसको पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। दिस सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी जो कि कंटेन किस चीज़ को करती है सर, साइटोप्लाज्म को। इसको अंदर डायग्राम में मैं एक ही बार बताते चले जाऊँगा, इसको अंदर क्या रहती है, साइटोप्लाज्म में रहती है, साइटोप्लाज्म रहती है। टाइपिकली ऑर्गेनल सर्टेन ग्रेन्यूल्स, एक सर्टेन ग्रेन्यूल्स होती है जो कि निसल ग्रेन्यूल्स होती है। इससे क्वेश्चन आता है खूब कि निसल ग्रेन्यूल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। सर्टेन बॉडी होती है जैसे निसल ग्रेन्यूल्स, शॉर्ट फाइबर्स बीच ब्रांचेज रिपीटेडली द प्रोजेक्ट ऑफ द सेल बॉडी, एंड also nisal granules contains dendrites, nisal granules contains, क्या कह रहा है कि शॉर्ट typically certain granular body called nisal granules, short fibers which branch rapidly and project out of the cell body also कंटेंस नेसल ग्रेनुल्स। तो ये नेसल ग्रेनुल्स होते हैं जो साइटोन्स में होते हैं, यहाँ पे नेसल ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये नेसल ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड नेसल ग्रेनुल्स कॉल्ड डेंड्राइट्स, एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, और नेसल ग्रेनुल्स डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन यही आता है कि नेसल ग्रेनुल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो नेसल ग्रेनुल्स साइटोन प्लस डेंड्राइट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट्स, हाँ, डेंड्राइट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये वाला बात को याद रखना है। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स, दिस फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टुवार्ड्स द सेल बॉडी, और जितने भी हैं, जैसे मैसेज यहाँ से कैरी करती है, मैसेज को कैच कहाँ से करती है, डेंड्राइट्स पार्ट से करती है, और वो मैसेज को कैरी किधर की ओर करती है, टुवार्ड्स सेल बॉडी। ध्यान में रखिए, यहाँ ध्यान रखिए, मैसेज को कैरी पकड़ती कहाँ से है, डेंड्राइट्स से, और वो मैसेज कैरी किधर की ओर करती है, साइटोन की तरफ। फिर से ऐसे मैसेज को ये भेजती है, और फिर ये जो नेक्स्ट डेंड्राइट्स रहेगी वो इसको कैच करेगी। बात समझ रहे हो, ये इस तरीक़ा से, ठीक है। दी एक्सोन इज लॉन्ग फाइबर्स, एक्सोन क्या होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, डिजिटल एंड होते हैं, विच इज ब्रांच्ड, जो कि ये ब्रांच्ड भी होते हैं। ये जो ये नीचे जा रही है ब्रांचियल भी कह सकते हैं इसको, हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको ब्रांचियल भी कह सकते हैं, ठीक है।
ब्रांचियल कर सकते हैं। और ये जो सिनेप्टिक नोब है, ये जो सिनेप्टिक नोब है वो कैसा स्ट्रक्चर होती है सर? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है सिनेप्टिक नोब, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर होती है सर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। तो मल्टीपोलर में क्या होता है कि एक एक्जोन्स रहते हैं और मल्टी 2 और मोर डेंड्राइट्स रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन है सर? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बाइपोलर में क्या रहते हैं? एक एक्जोन रहते हैं, एक ही डेंड्राइट्स रहते हैं, और एक साइटोन तो समय प्रेजेंट है, उसका एग्जाम्पल कौन है? रेटिना ऑफ आई। यूनिपोलर में क्या होता है? एक सेल बॉडी होते हैं और एक ही एक्जोन होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है? एम्ब्रॉयनिक स्टेज। एग्जाम्पल में हमने सब बता दिए थे, वीडियो ही पहुँच रह गया था इसके कारण। मल्टीपोलर में क्या हो गया? 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स रहेंगे, एक एक्जोन एक साइटोन्स रहेंगे, उसका एग्जाम्पल क्या होना? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बाइपोलर में क्या हो गया? एक साइटोन रहेंगे, एक एक्जोन रहेंगे और एक डेंड्राइट्स रहेंगे, एग्जाम्पल रेटिना ऑफ आई। यूनिपोलर में सिर्फ एक साइटोन और एक एक्जोन रहेंगे, एग्जाम्पल एम्ब्रॉयनिक स्टेज। कोई दिक्कत है? इसको याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार ज़्यादा कर लीजिएगा, हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्जोन, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर्स आर इन्वॉल्व कॉल्ड स्वान सेल। जो माइलिनेटेड रहती है, जैसे ये है, तो यहाँ पे ये एक्जोन्स था, यहाँ पे ये क्या था? ऐसे, ठीक है। तो इसी को यदि जो माइलिनेट कर दिया गया, माइलिन शीथ चढ़ा दिया हुआ, तो उसको माइलिनेटेड कहेंगे। ऐसी पर यदि जो माइलिन का शीथ का लेयर नहीं रहेगा तो उसको अनमाइलिनेटेड कहते हैं। इसी पर यदि जो माइलिन का शीथ आ जाएगा तो माइलिनेटेड कहला जाएगी, और इसी पर यदि जो माइलिन का शीथ नहीं रहेगा तो अनमाइलिनेटेड कहलाएगी। तो वही कह रही है कि द माइलिनेटेड नर्व, यानी कि माइलिन शीथ है, आर इन्वॉल्व विद द स्वान सेल। स्वान सेल क्या कहते हैं? स्वान सेल कहें तो स्वान सेल, इसको अंदर एक, ये है ना, इसको अंदर एक सेल होते हैं, ठीक है ना, इसको अंदर सेल होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्वान सेल कहते हैं, स्वान सेल कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो इसको ऊपर ये है माइलिन का शीथ है, यदि जो इसको ऊपर रह गया, ये देखिए ये माइलिन का शीथ हो गया बाबू, ये स्वान सेल हो गया, और स्वान सेल पर यदि जो माइलिन का शीथ आ गया, ये स्वान सेल हो गया, माइलिन का शीथ हो गया, तो डेट इज कॉल्ड माइलिनेटेड हो गया। ये स्वान सेल की यदि जो कवर कर रहे हैं तो माइलिनेटेड कहला जाएगा। यदि स्वान सेल को, यदि जो माइलिन शीथ को कवर नहीं किया हुआ, अनमाइलिनेटेड कहला जाएगा। स्वान सेल बीच फॉर्म्स द माइलिन शीथ। आइए, स्वान सेल ही माइलिन शीथ को बनाती है, इसीलिए वो अपना ऊपर चादर अथी कर लेता है माइलिन शीथ को अराउंड द एक्जोन्स। और वो कहाँ उपस्थित रहती है? एक्जोन के तरफ, अलोंग द गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। इस दोनों के बीच में ये जो गैप होता है, ये गैप है, ये दोनों के बीच में ये जो गैप है, इसे वो कहा किया जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। रणवीर कपूर नहीं, नोड्स ऑफ रेनवियर, नोट्स ऑफ रेनवियर, याद रखने के लिए, नोट्स ऑफ रेनवियर, नोट्स ऑफ रेनवियर। हाँ, माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर आर फाउंड द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। और वो जो ये नोट्स ऑफ रेनवियर है, वहाँ पे भी माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ वाला में? सिर्फ स्पाइनल कोड और क्रेनियल नर्व्स वाला में, 2 गो वाला में, सिर्फ 2 गो वाला में नोट्स ऑफ रेनवियर के पास भी प्रेजेंट होते हैं माइलिनेटेड का शीथ, 2 सेल में। और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज इनक्लोज्ड बाय द स्वान सेल्स। अनमाइलिनेटेड जो नर्व फाइबर हैं, जो कि इनक्लोज्ड, स्वान सेल इनक्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड नहीं होते हैं, डज डू नॉट फॉर्म्स द माइलिनेटेड शीट्स अराउंड द एक्जोन्स। जो अनमाइलिनेटेड रहता है उसको में स्वान सेल नहीं वो माइलिन का शीथ का फॉर्मेशन करती है, और वो नेक टाइप के रहते हैं। इज कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनोमस और सोमेटिक, जो कि कहाँ पे जनरली पाए जाते हैं? ANS और CNS, ANS और SNS वाला जितने भी एग्जाम्पल में आ जाए वो सब। ANS SNS हमने पहले ही समझा दिया। ANS क्या है सर? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। SNS क्या है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात कर रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो अब हम लोग कर रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। कोई भी यहाँ पे कटता है तो ये तो हमने बता दिया कि लेके जाता कौन है, लेके आता कौन है मैसेज को, लेकिन जाता कैसे है वो अब हम लोग को जानना है।
जाता कैसे और वहाँ से मैसेज आता कैसे, वो हम लोगों को जानना है। जनरेशन कैसे जनरेट हुआ, फिर कैसे कंडक्ट हुआ, नर्व इम्पल्स कैसे हो गया। जैसे मान लेते हैं न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल हो गया, यानी जैसे कट हो गया, ठीक है ना, तो एक्साइटेबल पोजीशन में आ गया होगा। सेल्स बिकॉज देयर द मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड, वो शुरुआती वाला फेज। पहले हम इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं, उसको बाद इसको रीडिंग देंगे तो ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, इसको में 3 फेज होते हैं, एक पोलराइज्ड फेज होते हैं, अनपोलराइज्ड फेज होते हैं और रीपोलराइजेशन होते हैं, ठीक है ना, 3 होते हैं। आइए एनसीईआरटी का डायग्राम से ही हम समझने का प्रयास करते हैं, और इसको मैं रीडिंग बहुत अच्छा से देवा है। कहा क्या रहा है कि इसमें लिखा गया, चलिए, तो डू यू नो, कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि वाई द मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन्स आर पोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड, तीनों हम लोग को यहाँ पे पढ़ना रहेगा। एक पोलराइज्ड पढ़ना रहेगा, एक डिपोलराइजेशन पढ़ना रहेगा, एक रीपोलराइजेशन पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस चैनल्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल, सोडियम आयन चैनल और पोटासियम आयन चैनल की बात कर रही है ऑन द न्यूरल सिस्टम्स, न्यूरल सिस्टम में होती है। न्यूरल सिस्टम में ये जो एक्सॉन्स वाला पार्ट्स है, इसको हम लोग इस तरीक़ा से डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं बहुत डिफरेंट प्रकार के आयन चैनल है, डिफरेंट प्रकार का नली है। तो एक नली हो सकता है कि वो कौन सा नली होगा, ये एक्सॉन का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाबू, एक्सॉन का रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो कह रहा है कि डिफरेंट टाइप का चैनल हो सकता है, तो हो सकता है कि सोडियम वाला चैनल हो सकता है कि पोटासियम वाला चैनल हो सकता है कि सोडियम और पोटासियम दोनों वाला चैनल हो, यही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल सिस्टम, दीज आयंस चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल्स, ये सब के सब क्या होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल बोले तो अंदर आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, टू डिफरेंट आयंस के। व्हेन अ न्यूरॉन्स इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब न्यूरॉन्स कुछ भी नहीं कंडक्ट कर रही होती है तो रेस्टिंग है। जैसे कहने का मतलब कि अभी हमारा में कोई मच्छर कोई कुछ नहीं काट रहा है, अभी आप ऐसे रेस्टिंग में हो, तब आपका रेस्टिंग है। लेकिन जब तक कि हम यहाँ पे स्टिमुलेट नहीं जनरेट किए तब तक वो रेस्टिंग में है, ऐसे अभी रेस्टिंग में है। तो इस प्रकार को हम लोग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेस्टिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है रेस्टिंग में हम लोग का कैसा क्या आंस होता है, द एक्सोनोवल मेम्ब्रेन्स, जो एक्सोनोवल मेम्ब्रेन्स होते हैं, इज इम्परमिएबल टू सोडियम्स आयंस। इस समय क्या होता है, ये इम्परमिएबल होते हैं, सोडियम आयंस को ये आने नहीं देते हैं। जिस समय वो रेस्टिंग में रहते हैं उस समय ये सोडियम को अंदर नहीं आने देते हैं। सोडियम तभी आएगा जब यहाँ पे कुछ जनरेट होगा, जब यहाँ पे कुछ जनरेट होगा, ऐसे न तो ये सोडियम के, ऐसे सोडियम के लिए इम्परमिएबल है। लेकिन जैसी कुछ एक्शन होता है, जैसी कुछ इम्पल्स जनरेट होती है, तो वैसा स्थिति में फिर ये सोडियम के अंदर आने देगा कि नहीं आने देगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आने देता है, ऐसे कारक कन्फ्यूज करें। तो रेस्टिंग, द एक्सोनोवल मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली, रेस्टिंग हो गया। द एक्सोनोवल मेम्ब्रेन्स, जो एक्सोनोवल मेम्ब्रेन्स हैं वो इज कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटासियम आयंस, सोडियम वाला है जो कि ज़्यादा परमिएबल, ज़्यादा आना चाहते हैं कंपेरेटिवली किसके सर, पोटासियम से। एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस, और नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। सिमिलरली द मेम्ब्रेन्स इज इम्परमिएबल निगेटिव चार्ज, सिमिलरली द membranes is impermeable negatively charged proteins present in the axonal present। कह रहा है क्या कि ऐसे ये होते हैं क्या, निगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और एक्सोनोवल मेम्ब्रेन्स, जो एक्सोनोवल प्लाज्मा जो अंदर वाली है वो पॉजिटिवली होती है, और वो बाहर वाला निगेटिवली होती है, और वो बाहर वाला क्या होती है, पॉजिटिवली होती है, ठीक है। गते गते करके हम लोग एक लाइन को तोड़ेंगे। कहाँ पे थे हम लोग, पोटास मोर परमिएबल हो गया। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, रेस्टिंग वाला के लिए बोल रहा है कि प्लाज्मा के लिए निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, और ये जब कोई स्टिमुलेट को जनरेट नहीं कर रहा है तो वो अंदर वाला क्या होती है, निगेटिवली चार्ज होती है, एक्सोप्लाज्मा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, एक्सोप्लाज्मा। आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे, अभी मैं लिख रहा हूँ खाली एक्सोप्लाज्मा, ठीक है। Consequently, the exoplasma inside axon contains the high concentrations of the
अब क्या कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्मा इनसाइड द एक्सोन्स contains high concentration of the potassium ions and negatively charged proteins। तो इसको पास ये निगेटिवली चार्ज के साथ साथ कौन सा इसको में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आयंस कौन सा रहते हैं सर, पोटासियम आयन ज़्यादा रहते हैं, के प्लस ज़्यादा रहते हैं इनसाइड में। देखिए के प्लस क्या रहता है इनसाइड में, एक्सोप्लाज्मा में ज़्यादा रहता है, हाई कंसनट्रेशन में रहता है, और वो निगेटिवली चार्ज भी प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है। एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ द सोडियम आयंस, सोडियम आयंस का लो कंसनट्रेशन रहते हैं लेकिन कम रहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कम रहते हैं, ठीक है। इन द कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड outside the axons contains the low concentration of the sodium ions बाहर के लिए एक्जोन कंटेंस, एक्जोन का जो मेम्ब्रेन है वो कंटेंस करती है क्या, लो कंसंट्रेशन ऑफ द पोटासियम आयंस एंड अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम्स Na+ ऊपर क्या है सर, ज़्यादा है, यहाँ पे Na+ क्या है, ज़्यादा है, Na+ क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है, पोटासियम क्या है, कम है, पोटासियम क्या है, कम है, कहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, दस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दीज आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन सोडियम पोटासियम पंप। अब कुछ ऐसे हैं जैसे दोनों देखिए, ये सोडियम पोटासियम दोनों पंप है, ये सोडियम पोटासियम दोनों पंप है, सोडियम पोटासियम दोनों पंप है, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग, कहाँ पे थे, these ionic gradients across the resting membranes are maintained by the active transport ions by the sodium potassium pump। उस स्थिति में क्या होता है, 3 गो सोडियम अंदर आते हैं, 2 गो पोटासियम बाहर आते हैं। ऐसा स्थिति में क्या होता है सर, रेट पे लाइए, 3 सोडियम इनसाइड जाती है, 3 सोडियम क्या जाती है, इनसाइड जाती है, और 2 पोटासियम बाहर आती है, 2 पोटासियम बाहर आती है। ये इनसाइड इतना होती है, देखिए लिखा हुआ है साफ तौर पे कितना, कि ट्रांसपोर्ट व्हिच पंप 3 सोडियम अंदर आउटवर्ड्स और 2 पोटासियम आउटवर्ड, 3 सोडियम आउटवर्ड फ्रॉम द 2 पोटासियम इनटू द सेल। उल्टा नहीं, उल्टन हो गया, बोलिए। तो 3 को सोडियम कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, और 2 को पोटासियम अंदर आते हैं। एज द सेल्स द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनोमल मेम्ब्रेन्स विच इज पॉजिटिवली चार्ज और द इनर सरफेस,